हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, एक एक करके सारे ब्रॉडर इंडिसेस का, और लास्ट में उन इंडिसेस को एनालाइज करने के बाद हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग स्टॉक जो कि अच्छा सेटअप दे रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सको। नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हम एक एक करके सारे इंडिसेस एनालाइज करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी पे 19800 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे आके मार्केट ने एक सेल ऑफ दिया है। और उस दिन जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग दिन था, फिर भी लास्ट में आते आते बहुत अच्छी क्लोजिंग नीचे में देखने को मिली, जहाँ पे कि हम 19850 को टच करके ऐसे कि पिन पॉइंट कोई वेट कर रहा था वहाँ पे टेस्ट करके फिर 19700 या 19750 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। और उसके बाद एक और चीज़ देखने वाली है कि मार्केट हैज़ बिन गोइंग वन वे अप, एंड द वे द मार्केट वाज गोइंग अप, अगर आप इसको मेजर करें कि जैसे बहुत लोग ट्रायंगल फॉर्म में या पैरेलल चैनल में मार्केट ऊपर जाता है, तो अगर आप इसको मेजर करेंगे तो इट हैज़ बिन गोइंग इन अ पैरेलल चैनल अप, और वो चैनल का जो कंप्रेशन है अपसाइड में वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि आरबीआई की न्यूज़ की वजह से जो मार्केट ने गैप डाउन दिया, जहाँ पे कि निफ्टी फ्लैट के आसपास बंद हुआ और बैंक निफ्टी 1.3% नीचे बंद हुआ। तो ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आने वाले टाइम में जो फ्राइडे का हाई था वो कैसे टेस्ट होता है। मतलब कि अगर फ्राइडे का हाई नहीं टूटता है एंड निफ्टी 19850 नहीं टूटता है, तो हो सकता है कि हम 19850 और 19300 के बीच में कंसोलिडेशन करें। और जितना ज़्यादा इसके आसपास कंसोलिडेशन होगा, और ये वाला जो लेवल है 19300 का, और जब तक इस एरिया में कंसोलिडेशन होगा और 19300 नहीं टूटता है, वी विल नॉट गो एग्रेसिवली बेयरिश। हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके हमको ब्रेकआउट 19850 के अराउंड ऊपर ही मिले। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे। यहाँ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी हैज़ बीन मूविंग इन अपसाइड चैनल। तो जैसे ही आरबीआई का न्यूज़ आया कि दे हैव बीन इम्पोजिंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन सम बैंक, तो उस दिन हमको 1% गैप डाउन देखने को मिला। और गैप डाउन के बाद आप अगर इंट्राडे में देखते हो, तो इंट्राडे में प्राइस एक्शन ऐसा था कि यहाँ पे इनिशियली एक ऊपर जाने की कोशिश की गई थी। तो फ्राइडे के दिन ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे गया, फिर धीरे धीरे जाके जो भी राइज आ रहा था वो सेल ऑफ हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि डेली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट सिग्नल ये है कि जो पैरेलल चैनल में मार्केट ऊपर जा रहा था वो नीचे आया, और जब तक अपसाइड में 4450 नहीं टूटता है, तो बैंक निफ्टी में हमारा ये व्यू रहेगा कि हम लोग बेयरिशनेस या रेंज बाउंड मार्केट के साथ ही ट्रेड करें, और कोई भी एग्रेसिव बुलिश पोजीशन तभी बनाए जब 44050 टूटता है। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब हम जाएंगे फिर निफ्टी हैज़ बीन लुकिंग नियरली सेम एज बैंक निफ्टी ओनली। बैंक निफ्टी जैसे आप देख सकते हैं कि पैरेलल चैनल के बाद नीचे डाउन हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी में भी पैरेलल चैनल के बाद अपसाइड में जैसे मार्केट हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा था, फिन निफ्टी में वैसे ही देखने को मिला। पर फिन निफ्टी का जो पहला रेंज था, जैसे कि एक रेंज बना के 5-6 दिन तक इनसाइड बार में मार्केट रहा, उसके बाद जैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट आया, तो जनरली ये रीटेस्ट के बाद मार्केट शुड गो अप और ये इंडेक्स शुड गो अप। बट यहाँ पे क्या हुआ कि वो वापस रेंज में गिर गया। तो जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता है फ्राइडे का, अगर मैं इसको मार्क करूं, तो जब तक फ्राइडे का हाई नहीं टूटता है अपसाइड में, विल नॉट लुक फॉर बुलिशनेस इन द फिन निफ्टी इंडेक्स एज वेल एज। और यहाँ पे एक रेंज जो बनता है वो है 19650 अपसाइड में और 19300 ऑन द डाउन साइड। तो यही हमारा फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का नियरली सेम एनालिसिस रहेगा। तो तीनों इंडेक्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है कि निफ्टी हैज़ बीन एक्टिंग स्ट्रॉन्ग, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वीक है। तो अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कंटिन्यूज टू बी वीक, तो वो निफ्टी को भी नीचे खींचेंगे, और देयर कैन बी सम वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट इंडिसेस, कि एक इंडेक्स ऊपर जाना चाहता है, दूसरा रेंज बाउंड या नीचे आना चाहता है, तो उससे हमेशा वॉलेटिलिटी बढ़ता है। तो अब हम जाएंगे वो सेक्टर्स पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। तो सबसे पहला सेक्टर जो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है। जैसे यहाँ पे एक वो नीचे नीचे जा रहा था और ये फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला था। तो जनरली जब भी कोई रेजिस्टेंस अप्रोच होता है, तो वहाँ पे अगर हमको ऐसे पिन बार देखने को मिले जहाँ पे कि मार्केट 3-4 दिन से रेस्ट करे और फिर ब्रेकआउट दे, यहाँ पे जैसे 15650 का जो ब्रेकआउट आया, तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। और उसका एक और रीज़न ये है कि निफ्टी हेल्थ केयर, जो कि सिमिलर लाइंस पे एक और सेक्टर है, उसी में भी सेम पैटर्न बन रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास 3-4 दिन तक ये पिन बाज बना है और ब्रेकआउट दिया। तो आने वाले टाइम में आपको फार्मा सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर आपका सेटअप इन स्टॉक्स में बने, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मल्टीपल ज़्यादा मिले।
और अच्छे ट्रेड्स मिले। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स जो कि ब्रेकडाउन के बाद नीचे नहीं जा रहा था, दैट इंडेक्स हैज अप्रोच द रेजिस्टेंस। और ये जो 12 सितंबर का कैंडल का हाई था जहाँ पे मार्केट एक जैसा जो अभी ऊपर जा रहा है तब भी इसे ऊपर गया था और वहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला था। तो अगर यहाँ पे थोड़ा जैसे हेल्थ केयर इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स में जो कंसोलिडेशन हमको पिन बार में देखने को मिला, वैसा अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है कि आने वाले टाइम में 3-4 दिन यहाँ पे टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देता है, तो मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और वहाँ पे एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा। तो जनरली यहाँ पे कंसोलिडेशन में इसलिए चाहता हूँ ताकि ये जो वन वे रैली है ये ऐसा नहीं हो कि एक ब्रेकआउट देने के बाद और बड़ा ऐसा फॉल आ जाए। बिकॉज जनरली आप देख सकते हो कि जो भी रैली अच्छा जाता है उसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अच्छा है। यहाँ पे भी ये 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन था ये अच्छा है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ये अच्छा है। एक जैसा मार्केट ऊपर जाता है वो नीचे भी फिर वैसे ही आता है। तो वहाँ पे क्या है ना, कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता। अब अगला इंडेक्स जो हम एनालाइज करेंगे वो है एफएमसीजी इंडेक्स। एफएमसीजी सेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बुल्स को ट्रैप किया गया था एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर अगले कैंडल से ही नीचे। बट आप देख सकते हैं सपोर्ट के आसपास इसने 3-4 दिन कंसोलिडेट किया। अब अगर यहाँ पे इसको गिरना होता तो ये जो कंसोलिडेशन था ये नीचे में एंड होता, पर ये ऊपर में गया और जब जैसे इसने रेजिस्टेंस अप्रोच किया तो एक सेलिंग आई थी जहाँ पे 1% की सेलिंग आई, पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद कोई सेलिंग नहीं है और 3-4 दिन तक ये पिन बार जो हम इंपॉर्टेंट जिनको देते हैं वो वाले कैंडल्स बने। और अभी एक फाइनली इसका फ्राइडे के दिन 1% का कैंडल से ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, ये वाले ब्रेकआउट के बाद ये वाला जो लेवल है 54,350 और ये वाला टेस्ट हो और उसके बाद आने वाले टाइम में एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने को हमको मिले। और सेम थिंग इज हैपनिंग विद सीएनएक्स ऑटो ऑल्सो। अगर सीएनएक्स ऑटो की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीएनएक्स ऑटो में भी सेम पैटर्न पे यहाँ पे 3-4 दिन का कंसोलिडेशन था और फिर उसके बाद नीचे वाला मूव जो देखने को मिला उसमें कोई फॉलो थ्रू नहीं। ये वाला लेवल पे टेस्ट हुआ फिर वापस ऊपर और यहाँ पे ये जो कैंडल्स बने ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एक अपथ्रस्ट है, मतलब जहाँ पे 3 दिन से लगातार ऊपर मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि ये वाला जो लेवल है 16,630 का, इसके यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बनता है और ये वाला कैंडल रीटेस्ट होता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट के बाद एक अच्छा अप मूव देगा। हम इसमें वीक तभी हो सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसा बड़ा रेड कैंडल बन जाए जहाँ पे कि मार्केट वापस 16,650 के नीचे आ जाए और धीरे धीरे वापस ये वाला लेवल टेस्ट करे। तो ऑटो हैज ऑल्सो बीन लुकिंग वेल। एक सेक्टर जिसके ऊपर मैं पिछले 3-4 सेक्टर एनालिसिस वीडियोस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था और बोल रहा था कि ये सेक्टर जनरली अच्छा नहीं करता है, उस सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, वो है मीडिया सेक्टर। तो मीडिया में आप एक चीज़ देख सकते हो कि मीडिया का अगर हम चार्ट ओपन करते हैं, मीडिया सेक्टर यहाँ से गिरा 2450 के लेवल से 2000 के लेवल्स तक और उसके बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला और एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कि पहले एक डाउन स्विंग आया, उसके बाद एक अप स्विंग, फिर डाउन स्विंग, और अब जब डाउन स्विंग आया तो ये वाला डाउन स्विंग में जनरली क्या होना चाहिए था कि ये वाला लेवल को टेस्ट करना चाहिए था इसको, क्योंकि जनरली आप देख सकते हो कि 3-4-6% का डाउन स्विंग आता है, उसके बाद छोटा अप स्विंग आता है, फिर कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के आसपास ये पिन बार्स में और फिर एक नीचे डाउन मूव। पर यहाँ पे क्या हुआ अभी कि नहीं, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि जनरली स्टॉक सेक्टर ऊपर जा रहा है और जब डाउन मूव की बारी आई तो ये नीचे कम गया और यहाँ पे एक बॉक्स में रेंज बना रहा है। तो जैसे ही ये लेवल से ब्रेकआउट आता है इस सेक्टर में भी अच्छे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और हमको फाइनल कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब 2360 का लेवल का ब्रेकआउट आए। तो ये थे हमारे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स। अब जैसे हर वीडियोस में हम नॉर्मल जो सेक्टर्स जहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है या तो रेंज बाउंड मार्केट है उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो वो सेक्टर्स में है पीएससी जो कि पहले ही बहुत बढ़ चुका है, मतलब यहाँ पे हमको एक पुल बैक का वेट करना चाहिए टू गेट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। सेम थिंग इज विथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगातार बढ़ बढ़ के बहुत मतलब एक जैसा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो वो एक स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रेथ प्रोवाइड करेगा, मतलब कि थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सेम थिंग इज विथ कंजप्शन ऑल्सो। कंजप्शन में भी आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आने के बाद जैसा हमको ऑटो सेक्टर में देखने को मिला था सेम चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे हमको रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे भागना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और आपने आज देखा। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बनता है उसका एक आइडिया है कि ये जैसे ही मान लीजिए रीटेस्ट करने आता है तो ये वाला लेवल पे जिसने भी बाइंग की थी कि जो पहले नीचे से ऊपर लेके गया, वहाँ पे ही विल जनरली गिव अ सपोर्ट ऑफ बाइंग टू दिस इंडेक्स एंड वहाँ पे हो सकता है कि ये वाले लेवल पे इन जनरल एक डिमांड जोन के आसपास बाइंग होगी, तो ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करेंगे। और सेम चीज़ आप जो स्मॉल कैप में एक जैसा अपमूव देखने को मिला था सेम चीज़ है रियलिटी में भी। रियलिटी सेक्टर में तो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, आप उसका एक सर्टन एग्जाम्पल देख सकते हो कि 26 अक्टूबर से लेकर अभी तक खाली एक रेड कैंडल बना है, वो भी 1% का,
उससे लेकर एक जैसा अप मूव देखने को मिला। और यही ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंसोलिडेशन है, जो कि मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि जनरली जो बहुत बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है वो उतना ही टाइम लेगा, और उसका ब्रेकआउट जब आएगा वो उतना ही अच्छा होगा। पर यहाँ पे हमको कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि कोई ब्रेकआउट आने वाला है। सेम चीज़ विथ आईटी इंडेक्स भी। आईटी इंडेक्स में पिछले कुछ महीनों में एक रैली देखने को मिला है, पर ब्रॉडरली वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज़ बिन कंसोलिडेटिंग विद इन 33,250 एंड 26,000, मतलब ये 6,000 पॉइंट का जो कंसोलिडेशन है, इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो जनरली वी कैन सी ए गुड ट्रेंडी मूव। तो यहाँ पे ये थे हमारे सेक्टर्स जहाँ पे कि कंसोलिडेशन है या कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं मिल रहा है। अब दो ट्रेड्स ऐसे जो करंटली मैं होल्ड कर रहा हूँ और उनमें एक लर्निंग पॉइंट बन सकता था, वो है पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग में आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, और उसके बाद जनरली जो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ वो है पिन बार कैंडल्स या टाइटनेस पे। तो आप देख सकते हैं कि प्रायर ट्रेंड अप था। सबसे पहला जो हमारा कंफर्मेशन होता है कि प्रायर ट्रेंड अप होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही 52 वीक हाई पे ये आया तो जनरली इसने यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिया था, पर क्योंकि यहाँ पे ये वाला विक की जहाँ जैसे ये वाला लेवल अप्रोच हुआ तो एक नीचे की तरफ मूव आया, और जैसे जिसने भी यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उनको ये वाला स्टॉप लॉस खा के इसने शेकआउट दिया। पर उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर नीचे नहीं गया और इसने फिर एक पिन बार कैंडल्स बनाए। तो यहाँ पे ये लेवल जैसे ही टूटा था 753 का, तो मेरी लाइव मार्केट में एंट्री बनी थी विद स्टॉप लॉस अराउंड 740। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप अलर्ट हो और आप जनरली लाइव मार्केट में स्टॉक्स को देख सकते हो तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और एक जो जनरली एक इसने रीटेस्ट दिया, तो जनरली यहाँ पे सबसे बड़ा फियर क्या होता है कि ये इसके जैसा वापस नीचे जाएगा, बट दैट डिडंट हैपन। और यहाँ पे एक नया 52 वीक हाई क्लोजिंग दिया, तो अभी ये वाला लेवल का मेरा स्टॉप लॉस मेरी कॉस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक मेरी बाइंग के बाद 6% ऊपर चला गया है तो देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग द ट्रेड एंड गोइंग इनटू द लॉस। तो यहाँ पे मेरा आइडिया क्या है कि अब मैं इसमें कम से कम अपनी जेब से पैसा नहीं दूँ। और दूसरा ट्रेड जो है वो एंजल वन है। तो एंजल वन में भी सेम चीज़, इनिशियली हमारी एंट्री बनी थी यहाँ पे, जो कि मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है और आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं पोस्ट डालता हूँ, तो वहाँ पे आपको डिस्कस किया है कि एंजल वन जब मार्केट गिर रहे थे तो ये सेक्टर स्ट्रांगली एक्ट कर रहा था, या ये स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते में एक चीज़ देखने को मिली कि जो पिन बार्स बने यहाँ पे, तो ये 3 पिन बार वर इनफ फॉर मी टू जज कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने वाला है फिर से। और ये जैसे ही कैंडल आया तो यहाँ पे आपका ये लाइव मार्केट में जैसे ही ये लेवल टेस्ट हुआ तो आप वहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे। और यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट क्या था कि आपका इनिशियल स्टॉप लॉस 1 या 1.5% का था, और उसके बाद अगले दिन 8% का कैंडल बना, जहाँ पे कि अभी पिछले 2 दिन से ये इसी के अंडर कंसोलिडेट कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी क्या बनता है कि यहाँ पे ये जैसे इसी में कंसोलिडेट करेगा ऐसे और फिर एक अच्छा मूव देगा। तो जब तक ये वाला लेवल या मतलब ये जो बड़ा कैंडल बना था इसका लो नहीं जाता है, हम लोग को कोई पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी टू कीप माई स्टॉप लॉस अराउंड 2800 या 2760। तो ये था हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।